नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर तारीफ की, बताया महान प्रधानमंत्री। ट्रंप के बयान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की, कहा भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक और व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हुई बातचीत। यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का हुआ आदान प्रदान। उत्तरकाशी में फिर बादल फटने की घटना। राहत बचाव कार्य में जुटे प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। एम्स के डॉक्टर और नर्स, दिल्ली सरकार ने भी बढ़ाए मदद के हाथ। अनंत चतुर्दशी पर दिखा श्रद्धा और भावना का समागम। भावुक भक्तों ने दी बप्पा को विदाई। महाराष्ट्र समेत देश भर में गाजे बाजे के साथ गजानन की प्रतिमाओं का विसर्जन। और हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत। सुपर 4 के अपने तीसरे और आखिरी मुकाबले में चीन को 7-0 से दी मात। रविवार को दक्षिण कोरिया से होगी खिताबी भिड़ंत। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चीन के खेमे में जाने वाले बयान पर विवाद के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के संबंध में तनाव कम करने की कोशिश की है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान बताते हुए भारत अमेरिका संबंधों को विशेष बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के बयान की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक और दीर्घकालिक संबंधों पर जोर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव के बीच कूटनीतिक गर्मजोशी की एक झलक देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना दोस्त बताया, जिसका पीएम मोदी ने जवाब दिया है। पीएम मोदी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। समय समय पर ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा मित्र बताते रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अपने कार्यालय ओवल ऑफिस में एक बार फिर ट्रंप ने पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं है। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक प्रतिक्रिया को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ देश की साझेदारी को प्रधानमंत्री मोदी बड़ा महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमेशा से बहुत ही अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. Where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. एक बार फिर दोनों नेताओं के रिश्तों की गर्मजोशी देखने को मिल रही है। इससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक और रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और सकारात्मक मूल्यांकन किया।
यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, मैंने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने उन्हें पिछले गुरुवार को पेरिस में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और गठबंधन के हमारे सहयोगियों के साथ किए गए बातचीत का ब्यौरा प्रस्तुत किया। भारत और फ्रांस यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। अपनी मित्रता और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम शांति की ओर इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना के आम और क्षेत्रीय चुनाव में शानदार सफलता के लिए राष्ट्रपति इरफान अली को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति इरफान अली को आम और क्षेत्रीय चुनाव में शानदार सफलता के लिए हार्दिक बधाई। मैं मजबूत और ऐतिहासिक जन जन संबंधों पर आधारित भारत गुयाना साझेदारी को और मजबूत करने की आशा व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन की ओर से इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई। दो 2017 में जीएसटी लागू हुआ और 8 साल बाद अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार यानी जीएसटी 2.0 22 सितंबर से देश भर में लागू होगा। सरकार ने जीएसटी सुधारों के माध्यम से आम नागरिक को बड़ा उपहार दिया है, जिससे मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों को लाभ होगा। जीएसटी को सरल बनाने से उपभोग बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि आगामी जीएसटी सुधार बाहरी कारकों जैसे अमेरिकी टैरिफ से अप्रभावित है। जीएसटी सुधार 2.0 पर काम 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म लक्ष्य के तहत शुरू हुआ था। जीएसटी में नए सुधार देश के मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत लेकर आए हैं। टैक्स के स्लैब बदलने से रोजमर्रा के जरूरी सामान के दामों में कमी आएगी। आम जन को नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से टैक्स सुधार का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीएसटी में सुधार करके मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास के परिवारों के प्रति निष्ठा समय समय पर दिखाई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये सुधार हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में राहत बनकर आया है। जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। जीएसटी में जिस तरह के सुधार हुए हैं, ये सुधार हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में एक बड़ी राहत के रूप में आए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 से पहले टैक्स का एक मकड़ जाल था, जिससे एक वस्तु पर कई सारे टैक्स लगते थे, लेकिन अब लोगों को इससे राहत मिली है। मध्यम वर्ग के लिए अब घर में काम आने वाले कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खरीदना भी आसान हो जाएगा। देश की आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है। 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हर घर में उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं पर जीएसटी में राहत दी गई है, जिससे आम लोगों को फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं विशेष बात करना चाहूँगा यहाँ पर। घर में आज हमारे किसी भी घर में, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम में लिए जाते हैं, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो,
चाहे डिशवॉशर हो, चाहे माइक्रोवेव का ओवन हो, अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, पावर बैंक होता है, कई तरह की चीज़ें घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की उपयोग में आती है। और जो सोलर पैनल कई लोग अपने घरों पे लगाते हैं, ओवरऑल इन सब चीज़ों पे टैक्स का बर्डन कम हुआ है। घर में काम में आने वाली हर वस्तु पे कम हुआ ही हुआ है, चाहे किसी ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। जीएसटी दरों में सुधार से कीमतों में कमी आएगी, जिससे आम जन की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। विशेष रूप से त्योहारी सीजन से ठीक पहले हुए बदलाव से लोगों के लिए खरीदारी करना ज्यादा आसान और किफायती होने वाला है। निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे देश में 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने सुधारों को देश के किसान के लिए बेहद उपयोगी बताया है। कृषि मंत्री ने कहा कि जीएसटी में सुधार के बाद अब अगर कोई किसान 9 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीदता था तो उसे 65,000 रुपए की सीधी बचत होगी। अगर हम जीएसटी सुधारों को देखें तो एक उदाहरण के तौर पर कोई ट्रैक्टर अगर 9 लाख रुपए में आता था, 9 लाख रुपए में खरीदते थे, तो अब किसान को 65,000 रुपए की बचत उस पर होगी। केवल परसेंटेज में अगर हम ना समझें तो ट्रैक्टर पर ही अगर आप बचत देखें तो 25,000 से लेके 63,000 रुपए तक की बचत किसानों को होगी। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद सुजीत कुमार ने जीएसटी में किए गए बदलाव को ऐतिहासिक सुधार बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में सांसद सुजीत कुमार ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों, किसानों और आम नागरिकों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाती है। सुजीत कुमार के मुताबिक जीएसटी में ये व्यापक सुधार आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस बार दिवाली से पहले लोगों को खुशियां मिलेंगी और जीएसटी का रिफॉर्म भी उसी ओर इशारा कर रहा है। कैसे देख रहे हैं सर पूरे इस रिफॉर्म को? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा तोहफा उन्होंने देश को दिया है और देश की जनता को दिया है। देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी पहली बार जब वो शपथ लिए, उनका एक स्लोगन था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। ये उसका ही एक, मैं मानता हूँ, बहुत एक बड़ा उदाहरण है। जीएसटी का जो ये रिफॉर्म्स है, 2.0 रिफॉर्म्स जिसको अपन कह रहे हैं, ये इतना बड़ा कदम है भारत को विकसित भारत बनाने में। 2047 में जब हम लोग 100 साल हो जाएंगे हमारी आज़ादी का, एक मैं मानता हूँ एक बहुत ही जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी स्टेप है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, हमारा जो जीएसटी स्लैब्स था 2015 में जब हुआ, जीएसटी का कानून आया और एक स्ट्रक्चर था, तो अभी जो हमारे पास एक्सपीरियंस हुआ उसमें सरकार ने देखा कि जो हम लोग आम आदमी को बेनिफिट्स दे सकते हैं, इसमें 2 मुख्य पिलर्स हैं। एक है रेट हार्मोनाइजेशन, रेट स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द रेट्स। अभी देखिए 2 ही स्लैब्स हैं, ठीक है। और जो आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट कह लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या एसेंशियल मेडिसिन एंड ड्रग्स कह लीजिए, इसमें कोई जीएसटी है ही नहीं। पहले 18 से 12%, 12 था, किसमें 18 था, उसको नील कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को लगा कि देश में जो हमारी इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ना चाहिए, आम आदमी भी सक्षम होना चाहिए इंश्योरेंस खरीदने में। और जो एसेंशियल आइटम्स हैं, कैंसर ड्रग्स है, बहुत सारे एसेंशियल मेडिसिन हैं जो पहले हमको चुभता था, तो इसमें हटा दिया। 100 साल पुराने कानून 21वीं शताब्दी में हुआ करते थे, जिसको इस सरकार ने पूरी तरह से बदलने का काम किया, उसमें रिफॉर्म किए, टैक्स को सरल किया, जीएसटी में जो कंप्लेन थी उसको उन्होंने एड्रेस किया और देश को बड़ा तोहफा दिया। मोदी सरकार है ये हमेशा आम आदमी के लिए सोच रहा है, हमेशा देश के लिए सोचता है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बनेंगे हम लोग, देश का हर नागरिक, ठीक है, उसका आर्थिक स्थिति, उसका स्टैंडिंग इन सोसाइटी कैसे बढ़ेगा, यही सोच है।
संसद में सर जिस तरह से बिल कानून बन रहे हैं, जिसकी परिकल्पना शायद देश ने की थी, जो सुधार मोदी सरकार लेके आ रही है कानूनों की शक्ल में, ये भी ऐतिहासिक है। सांसद के तौर पे सर इसको कैसे देख? एक फिलॉसफी होती है, चाहे वो एक इंडिविजुअल की हो या एक पार्टी की हो। नेशन फर्स्ट वाली फिलॉसफी जब होती है, और भाजपा का फिलॉसफी आप जानती हैं, उसके बाद पार्टी, उसके बाद स्वयं, तो देश सर्वोपरि है। ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती है, ठीक है, चाहे सरकार रहे चाहे सरकार न रहे। जिस तरह से देश में सुधारों की नई परिभाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गढ़ी जा रही है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश सर्वप्रथम है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक नई पहल कैंपस टैंक की शुरुआत की है। इसका मकसद देश भर के युवाओं को ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वह अपने आइडियाज़ को स्टार्टअप में बदल सकें। यहां युवाओं को गाइडेंस, निवेश और नेटवर्किंग का मौका भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को नई दिल्ली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर और राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू के साथ इस योजना की शुरुआत की। Today's event is the first of its kind. They have launched a campus tank dedicated to the startups, creating a structure where there could be an easy facilitation of public-private linkage with a university, an academic institution acting as a catalyst. And I'm sure this trend would pick up across the country. We already चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर और राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्टअप योजनाओं को बढ़ावा देने में कैंपस टैंक की बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन से, उनके विजन से इंस्पायर्ड है और इसमें $6 मिलियन US की फंडिंग है और बहुत सारी मेंटरशिप है। आप देखेंगे कि हमारे यूनिकॉर्न हमारे साथ पार्टनर है भारत के, और इसके फिनोमिनल रिस्पांस है। आज तक का सबसे अच्छा रिस्पांस हमें प्राप्त हुआ है। 20,000 यंग एंटरप्रेन्योर रजिस्टर हुए हैं और 600 स्टार्टअप इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये फर्स्ट सीजन है और फर्स्ट सीजन में हमारा टारगेट 1000 स्टार्टअप को लेके आने का है। भारतीय रेल के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है। भैरबी सायरांग नई रेल परियोजना पूरी हो गई है। इसके साथ ही मिजोरम की राजधानी आइजोल आज़ादी के 78 साल बाद भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। देखिए मिजोरम से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की खास रिपोर्ट। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। 51 किलोमीटर लंबी भैरबी सायरंग रेल परियोजना केवल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना ही नहीं, बल्कि यह पहाड़ी राज्य को देश की मुख्य धारा से और मजबूती से जोड़ने वाली जीवन रेखा है। आजादी के 78 साल बाद मिजोरम को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का सपना पूरा हो गया है। 51 किलोमीटर लंबी भैरबी सायरंग रेल परियोजना अब तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में रखे गए विजन को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने कठिन चुनौतियों के बावजूद हकीकत में बदल दिया। लगातार बारिश और भूस्खलन जैसी चुनौतियों के बावजूद इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सभी सुरंगों में ब्लास्ट रहित ट्रैक बिछाए गए हैं और दीवार पर उकेरे गए चित्र मिजोरम की संस्कृति की झलक दिखाते हैं। हमारा मिजोरम राज्य जो है आसाम के साथ रेल के माध्यम से जुड़ रहा है, यानी कि पूरे भारतवर्ष से जुड़ रहा है। एसेंशियल सर्विसेज की प्राइसेस थी, कीमतें थी, बहुत ज़्यादा थी। फल की बात करें या सब्जी की बात करें या कोई भी सप्लाईज की बात करें, तो उन चीज़ों में बहुत सा फर्क पड़ने वाला है। ये रेल के आने से गुड्स एंड सर्विसेज में ड्रास्टिक चेंज आएगा और उससे हटकर पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इस रेल लाइन की सबसे बड़ी खासियत 104 मीटर ऊंचा रेल पुल है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। अब भैरबी से आइजोल की यात्रा का समय 6 से 7 घंटे से घटकर मात्र 1 से 1.5 घंटे रह जाएगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मालगाड़ियों की आवाजाही से स्थानीय उत्पाद पूरे देश में पहुंचेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इतने सालों में
जो यहाँ का कनेक्टिविटी का समस्या है उसके वजह से बहुत परेशानी आई थी। यहाँ के जो छात्र है जो पढ़ने जाते हैं अलग अलग जगह पे, यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए लोग अलग अलग जगह जाना है, उनके लिए ये रोड से बहुत समस्याएं होती थी। समय भी बहुत लगता था और बारिश के समय में लैंडस्लाइड की समस्याएं भी यहाँ बहुत रहती हैं। तो अब ये रेल आने से बहुत कम समय में और सुरक्षित और एक रिलायबल तरीके से ये देश भर में सफर कर पाएंगे। ये परियोजना पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को भी मजबूत कनेक्टिविटी देगी। त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अब सीधे रेलवे नेटवर्क से जुड़ गए हैं। 45 सुरंगों और 55 बड़े पुलों वाली ये परियोजना नॉर्थ ईस्ट के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगी। सड़क मार्ग पर बारिश से होने वाले अवरोधों के बीच ये रेल मार्ग लोगों को सुरक्षित और भरोसेमंद सफर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 8,071 करोड़ रुपए की लागत से बने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। आजादी के 78 साल बाद मिजोरम में पहली बार रेल की सीटी गूंजने वाली है। यह सिर्फ एक रेलवे लाइन या परियोजना नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर को मुख्य धारा से जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, आइजोल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिवहन सेवाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 का शुभारंभ करने के साथ साथ 400 बसों को हरी झंडी दिखाई और साथ ही साथ महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने पीपीपी मॉडल से बने 7 स्टेशनों का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आमजन को परिवहन सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन केंद्र उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बन जाए, बस इसके लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। बेहतरीन क्या आपके सामने कोई और ठहर पाएगा? और आप में तो जज्बा है। कोविड में हम देख रहे थे, लॉकडाउन हो गया था, लोगों ने कहा कौन काम करेगा। परिवहन विभाग के सभी चालक परिचालक आ गए थे और उन्होंने गाजियाबाद से, नोएडा से, बुलंदशहर से और एनसीआर क्षेत्र से जहां जहां कहा गया वहां तक पहुंचाने का काम किया था सभी यात्रियों को। उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल मंसूर पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रशासन ने शनिवार को इकबाल महमूद की बाग पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। अधिकारियों का कहना है कि विधायक ने अपने बाग की सीमा में करीब 3.5 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया था, जिसे अवैध रूप से कब्जे में रखा गया था और इसे अब मुक्त करा लिया गया है। ये मामला राय सत्ती थाना क्षेत्र के मंडलाई गांव का है। यहां विधायक नवाब इकबाल महमूद और उनके 2 बेटों के नाम पर लगभग 123 बीघा जमीन है। आरोप है कि इसी बाग में सरकारी भूमि पर का कब्जा किया गया और शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई किया। फील्ड निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया था कि 2 काटा संख्या जो कि काटा संख्या 198 और 222 हैं, इन 2 नंबरों के बीच में 4 सरकारी नंबर थे। तो इन चारों नंबरों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म कर दिया गया था और उसको बाग के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, जिसको आज टीम के द्वारा सिंचाई विभाग के भी अधिकारी मौजूद हैं। एक चीज़ और संज्ञान में आई निरीक्षण के दौरान कि एक कटहल का पेड़ बिना अनुमति के कटा है, जिसके संबंध में वन विभाग के अधिकारी को बुलाया गया और वो यहाँ पे आए हैं और इसमें भी जो नियमानुसार कार्रवाई विधिक है वो की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बड़ी खबर है, जहां पर श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में शनिवार को प्रशासनिक कार्रवाई हुई। अधिकारियों की मौजूदगी में यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर बने एक अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन के मुताबिक एनिमल हाउस नाम की ये इमारत सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी और इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। एडीएम ने बताया कि जांच में ज़मीन ग्राम समाज की पाई गई थी और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। ग्राम सभा की लैंड पाई गई थी तो बेदखली की कार्रवाई की गई। पहले आदेश में 25 अगस्त को, उसके बाद में जो है बेदखली की कार्रवाई इस समय चल रही है। कोविड एरिया है अभी जो 4 मीटर के आसपास है, जिसपे नोट बना रखा है। इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ग्राम सभा का नंबर है उसकी सबकी सर्वे की कार्रवाई चल रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला किया है और इसके तहत राज्य में एक नया आरक्षण रोस्टर लागू करने का आदेश किया गया है।
इस नए आदेश के बाद राज्य की सरकारी नौकरियों में शिक्षा में कुल आरक्षण का कोटा 56% हो गया है। इसमें अनुसूचित जातियों के यानी कि एससी के लिए 17%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 32% आरक्षण की पुष्टि की गई है। इस रोस्टर की सबसे खास बात एससी समुदाय के भीतर आंतरिक आरक्षण को लागू करना है, जिसे लेकर काफ़ी समय से मांग चल रही थी। हालांकि सरकार के इस कदम का भाजपा ने कड़ा विरोध किया है। भाजपा ने इसे राजनीतिक फैसला बताते हुए 7 सितंबर से राज्यव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। When the BJP government was in power, they have given the reservation for Lambani, Bhovi, Koracha Kurma, 4 castes, 4.5% reservation they have given. But along with 4 castes, other 59 castes have been included and they have given only 5% reservation. So they reduced 0.5% reservation from these communities. So there is a unrest among all SC community. So we are staging an agitation on 10th September of this month. So we are going to have a big protest against this government. अहमदाबाद में सीरियाई नागरिकों द्वारा मस्जिदों से चंदा इकट्ठा करने और उसे डॉलर में बदलने के मामले में 3 आरोपियों को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब आरोपी विदेश भागने की फिराक में थे। आरोपी अहमद ओहद अल हशाब, जकारिया हैथम अल जहर और यूसुफ खालिद अल जहर को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने दबोचा। पुलिस के अनुसार ये तीनों पर्यटक वीज़ा पर भारत आए थे और अपनी पहचान छिपाकर मस्जिदों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे। वे उत्तर प्रदेश, कोलकाता, दक्षिण भारत और अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे जमालपुर और शाह आलम में सक्रिय थे। चंदा फ़लस्तीन की आपदा के नाम पर इकट्ठा किया जा रहा था, लेकिन इसे निजी मौज मस्ती में खर्च किया जा रहा था। तीनों आरोपियों के पास से 3000 अमेरिकी डॉलर और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। भारतीय मुद्रा में इकट्ठा किया गया चंदा डॉलर में बदलकर विदेश ले जाने की तैयारी में थे और जिससे कि वहाँ पर इसे आसानी से खर्च किया जा सके। एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी थी। एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही और साथ ही भारत आए 2 अन्य लोगों की पहचान अभी जारी है। तीनों जो पकड़े गए हैं उनके नाम है जकारिया अलजर, अहमद अलजर और वो दूसरा यूसुफ अलजर, मतलब एक दूसरे के रिलेटिव्स है। और जो चौथा अली है उनके साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, पर ये चारों मिलकर वहां से आए थे। उसके अलावा और 2 जो सीरियन नागरिक है जिनके बारे में अभी तफ्तीश जारी है। सिर्फ पैलेस्टाइन का नाम देके वहां की फोटोग्राफ्स और वीडियो दिखा के लोगों से मतलब फंड के नाम पे पैसा इकट्ठे कर रहे थे। इन चारों की जो मूवमेंट थी और भारत के कई राज्यों में वो गए हुए हैं, दक्षिण भारत में बैंगलोर वगैरह मतलब एरिया में गए, हर जगह पे जाके इसी तरह से फंड मतलब मांगने की मतलब कोशिश की थी। हमारी तफ्तीश ये रही है कि उन लोगों ने मतलब ये फंड के बहाने किसी और एक्टिविटीज में वो शामिल है कि नहीं है, और उस दिशा में तफ्तीश जारी है। भाजपा के प्रवक्ता गुरुप्रकाश पासवान ने श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह तोड़े जाने के मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का उल्लंघन है, इससे पूरा देश आहत है। गुरुप्रकाश पासवान ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल और तेजस्वी इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हैं। खबर आ रही है हजरत बल से, बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पे, इट इज अ सिंबल ऑफ आवर नेशनल सॉवरेंटी, हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रतीक पे जिस प्रकार के वैंडलिज्म की खबर आई है, ये संविधान के आदर्शों का अपमान है। ये बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान का अपमान है। राहुल जी चुप क्यों हैं? तेजस्वी यादव जी चुप क्यों हैं? ये संपूर्ण इंडी अलायंस के लोग लगातार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को संस्थागत करने का काम किया है। दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने अपना 12वां दीक्षांत समारोह मनाया और इस मौके पर छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने छात्रों का आह्वान करते हुए कहा कि भविष्य में उनका कर्तव्य न्याय, समानता और सभी के लिए विधिक न्याय सुनिश्चित करना है।
वहीं दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विधिक शिक्षा प्राप्त करने का मकसद न्याय और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना है। This is the 8th year in a row that this university has been ranked as the second best university in the country. It won't be too far before it is ranked the best in the country. My hearty congratulations to all the stakeholders of this university. This convocation is a momentous occasion for me. Two legal luminaries, the illustrious Justice A.K. Sikri and Professor B.B. Pandey, who are teaching law at the Law Faculty, Delhi University, which is my alma mater, and I, being a student, have been conferred honorary doctorates today. Convocation is not just a ritual of conferring degrees, it is festival of knowledge. A day when years of learning, sacrifice and determination, courage into one's pride movement, I must confess, giving a convocation speech is a dangerous business. The speaker must inspire the students and, as I said, but also finish before they start checking their watches. And as I promised, my words will not be longer than yours. Last civil procedure paper. 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के छात्र राष्ट्रीय सैन्य स्कूल चैल के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए दिल्ली में एकत्रित हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों की वीरता के सम्मान में ब्रिटिश शासक किंग जॉर्ज पंचम ने हिमाचल प्रदेश के चैल में पहला सैन्य स्कूल स्थापित किया था। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की खास रिपोर्ट। इस मौके पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शताब्दी ट्रॉफी का अनावरण किया और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया। राष्ट्र निर्माण में सैन्य स्कूलों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर में नागरिक योद्धाओं के महत्व के बारे में बताया। The citizens are the first information providers to the soldiers. They are the tripwires at the borders as well as caretakers in the rear areas. During Op Sindoor, there were more than 72,000 NCC warriors. हिमाचल स्थित चैल मिलिट्री स्कूल एशिया का सबसे पुराना मिलिट्री स्कूल है। इसकी स्थापना तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। इसी तरह के स्कूल 1930 में अजमेर, 1945 में बेलगाम, 1946 में बैंगलोर और 1962 में धौलपुर में स्थापित किए गए थे। नाम बदलने के बाद इन 5 सैन्य स्कूलों को अब सामूहिक रूप से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के रूप में जाना जाता है और इन संस्थानों के कैडेट खुद को जॉर्जियंस कहते हैं। मोदी सरकार की बदौलत अब लड़कियों को भी सैन्य स्कूलों में दाखिला मिल रहा है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं फर्स्ट बैच ऑफ गर्ल्स में हूँ RMS अजमेर में, और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियाँ नहीं हैं, हम कैडेट्स हैं। वी आर नॉट नो मोर गर्ल्स, वी आर जस्ट कैडेट्स। एंड स्कूल हमें ऐसी फैसिलिटीज दे रहा है कि हम फील नहीं कर, देयर इज नो जेंडर इनइक्वालिटी बिटवीन अस। जो भी लड़के कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हमें हमारे प्रिंसिपल सर एंड ऑल दी जॉर्जियंस हमारी बहुत मदद करते हैं एंड देयर आल्सो वेरियस कोर्सेज जो हमें प्रोवाइड करते हैं जिनसे हमारी हेल्प होती है, जैसे हमारी नॉर्मल एबिलिटीज, ड्रिल क्लासेस एंड ऑल सर। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल छात्रों को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए तैयार करते हैं। इनमें से कुछ ने देश को गौरवान्वित किया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवल हमारे अजमेर स्कूल के पढ़े हुए हैं और मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर वो बेंगलोर स्कूल के पढ़े हुए हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में 2022 से लड़कियों का एडमिशन स्टार्ट हो गया है और उसके बाद में इवन उससे पहले एक हमारी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है OTA से, और डिफेंस में जाना स्टार्ट कर दिया। इस अवसर पर एक कार रैली को हरी झंडी दिखाई गई। ये रैली देश के सभी 5 सैन्य स्कूलों से होकर गुजरेगी। DD न्यूज के लिए विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट पारुल धाड़वाल को प्रतिष्ठित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद 6 सितंबर 2025 को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन दिया गया। राष्ट्र के प्रति वीरता और सेवा की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक प्रतिष्ठित सैन्य परिवार ने अपनी पहली महिला अधिकारी को
कमीशन देकर इतिहास रचा है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने निजामुद्दीन स्थित परिसर में भारत दर्शन यात्रा 2025 का समापन समारोह आयोजित किया। इस यात्रा में मिजोरम के 100 छात्र और 8 शिक्षक शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। ये यात्रा 4 से 7 सितंबर तक आयोजित की गई और इसका उद्देश्य मिजोरम के छात्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराना और राष्ट्रीय एकता की भावना को और सशक्त करना था। इस मौके पर नित्यानंद राय ने युवा प्रतिभागियों और शिक्षकों से संवाद करते हुए उन्हें राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक जागरूकता की दिशा में प्रेरित किया। उन्होंने यात्रा में शामिल छात्रों से देश की विविधता और अपने अनुभव को साझा करने का भी आह्वान किया। भारत दर्शन आप कर जा रहे हैं तो आप अपने मित्रों को, अपने घर के लोगों को और आप जिनसे भी मिलते जुलते हो, जरूर इस अनुभव को सुनाइए। भारत की विविधता, एकता, महानता को आप जरूर अपने साथी मित्रों में भी आप जरूर उसको शेयर करें। भाजपा ने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के बारे में की गई टिप्पणी अत्यंत अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा भारत की पहचान और सम्मान के प्रति की गई अवमानना को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन की सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी द्वारा जिस प्रकार से भारत के राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में अवमाननापूर्ण बात कही गई है, ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस के सहयोगी दलों में भारत की पहचान, भारत के सम्मान के प्रति किस प्रकार के हिकारत का भाव है उसको यह दर्शाती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट अशोक बिहार की धरती के पुत्र थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केरल से लेके कश्मीर तक बिहार से जुड़े हुए प्रतीकों के प्रति ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने कोई ठेका ऐसा ले रखा है उन्हें अपमानित करने का। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन और उसके सहयोगी दल से वहां पर सरकार चल रही है जम्मू कश्मीर में, और उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर अपमानजनक बातें कही हैं वो संविधान के साथ साथ समूचे देश का अपमान है। और देश दुनिया में हर वर्ष डूबने से बड़ी संख्या में लोग काल के गाल में समा जाते हैं। भारत में करीब 38,000 लोग हर वर्ष पानी में डूबने से असमय मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसी मुद्दे पर जन जागरूकता के लिए नई दिल्ली में हेमंत बाला अद्वैत फाउंडेशन द्वारा दिवंगत युवा संगीतकार और क्रिकेटर अद्वैत वर्मा जिनकी डूबने से हादसे में मौत हो गई थी, उनकी याद में संगीत अवार्ड का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा संगीतकार शामिल हुए। कार्यक्रम में संगीत के माध्यम से पानी में डूबने से होने वाली मृत्यु को लेकर जन जागरूकता फैलाई गई। कार्यक्रम में दिवंगत अद्वैत को याद करते हुए युवाओं ने अपनी प्रस्तुति भी दी। 25 जुलाई को यूएन प्रिवेंशन ऑफ ड्राउनिंग डे डिक्लेयर किया है, लेकिन इसके बारे में कॉन्शसनेस बहुत कम है। हमारे पास भी बहुत कम कॉन्शसनेस था, और जब मेरे बेटे अद्वैता का डेथ हो गया ड्राउनिंग से, तो हमें लगा कि जो डेथ है कितना पेन लाता है किसी भी गार्जियन के लिए, किसी फैमिली के लिए। तो उसके बाद हमने एक अभियान शुरू किया अपने एनजीओ बनाकर। हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं पूरे समाज में।
लोगों को उठना पड़ेगा। सरकार भी कितना करे, क्योंकि सरकार टूरिज्म मिनिस्ट्री कितना करे, कहाँ कहाँ अब नए नए रिजॉर्ट्स आ रहे हैं, नई नई जगहें आ रही हैं, कहाँ कहाँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे समय की चेतावनी है और अद्वैत की आत्मा को शांति मिले। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि संगीत के द्वारा लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के यमुना घाटी में शनिवार को बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते नौगांव में सड़कों पर मलबा आ गया, जिससे सड़क के किनारे कुछ वाहन मलबे में दब गए। एसडीआरएफ की टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र में राहत एवं बचाव किया जा रहा है और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी से स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य को युद्धस्तर पर संचालित कराने के लिए कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के आदेश पर जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी के सकुशल होने की प्रार्थना की है। और उत्तर भारत इन दिनों आसमान से बरसते पानी और पहाड़ों से खिसकती धरती के दोहरे संकट को सामना कर रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली तक कमोबेश यही हालात है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। जालमाल का भी भारी नुकसान हो रहा है और राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश भूस्खलन की लगातार घटनाओं से हिला हुआ है। शिमला के रामपुर, आनी, सिरमौर और कुल्लू में कई जगह पहाड़ खिसक गए। खतरे वाले इलाकों से घर खाली कराए गए। राज्य में अब तक 350 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 8000 घर और 800 सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कई मुख्य राजमार्ग बंद हैं और जल आपूर्ति लाइनें बह जाने से शिमला सहित कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। हिमाचल के कांगड़ा में ब्यास नदी पर बने पौंग डैम का जलस्तर खतरे के निशान से 4.5 फीट ऊपर है। पानी छोड़े जाने से हिमाचल के इंदौरा और फतेहपुर के अलावा पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस आपदा में भारतीय वायुसेना भी मोर्चे पर डटी है। चंबा भरमौर सेक्टर से अब तक 588 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कुल्लू के किश्तवाड़ में 10,000 किलो से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई गई है। पंजाब 1988 के बाद सबसे बड़ी बाढ़ का सामना कर रहा है। यहां अब तक 3 लाख हेक्टेयर कृषि फसल बर्बाद हो चुकी है। 43 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों विस्थापित हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की टीमें राहत बचाव में जुटी हैं। अजनाला और रामदास जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एम्स दिल्ली की मेडिकल टीम पहुंची है, जो दवाइयां और मनोबल दोनों बांट रही हैं। वहीं चौतरा गांव में रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से शादी रुकने की नौबत आ गई थी, लेकिन सेना ने दूल्हे और रिश्तेदारों को सुरक्षित पहुंचाकर समारोह पूरा कराया। 270 इंजीनियर रेजिमेंट अब तक 600 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश और भूस्खलन से दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। लोग खुले आसमान के नीचे शरण लेने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में भारी बारिश से कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे और कई लिंक रोड अब भी बंद हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। जहाँ विस्थापन की आवश्यकता है उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है। उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। निचले इलाकों में पानी भरने से हजारों लोग विस्थापित हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश के बाद संत सरोवर बांध के गेट खोलने पड़े। निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में आसमान से आफत का यह सिलसिला जारी है। राहत और बचाव कार्य तेज है, लेकिन हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं और सामान्य जनजीवन पटरी से उतरा हुआ है। प्रकृति के इस प्रकोप से सबक यही है कि तैयारी और सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और पंजाब में भी बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। संकट की इस घड़ी में दिल्ली सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। दिल्ली सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता और सरकार आपदा की इस घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ आत्मीयता और संवेदना के साथ खड़ी है। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में इस समय हालात चल रहे हैं बाढ़ के, और जिस तरह की परिस्थितियों में वहाँ के निवासी चल रहे हैं, अपनी ओर से बहुत ही संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। ईश्वर इस दिक्कत से, इस मुसीबत से जल्द ही उन सबको राहत दे, और दिल्ली सरकार की ओर से हम पंजाब सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार जिले में बिजली गिरने से हुई 3 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा, कटिहार जिले के कुरसेला में वज्रपात से 3 लोगों की मृत्यु दुखद है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। लोगों से अपील है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। वज्रपात से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री टोब्गे और उनकी पत्नी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रार्थना करते देखना अद्भुत था। प्रभु श्री राम के आदर्श दुनिया भर के लाखों लोगों को शक्ति और प्रेरणा देते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे ने सपत्नीक शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजन किए और उन्होंने राम दरबार का भी दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने कुबेर टीला जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और आरती की। गणेश चतुर्दशी भारत भर में सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक है और इसे अद्वितीय भक्ति, भव्यता और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देश भर में अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन धूमधाम से किया गया। भक्तों ने गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के साथ गजानन को भावुक विदाई दी। मंदिरों के साथ साथ पांडालों और घरों में विराजे बप्पा को विदाई दी गई। महाराष्ट्र समेत देश भर में गाजे बाजे के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। अनंत चतुर्दशी पर महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग शहरों में गणेश विसर्जन पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना के जयकारों के साथ बप्पा को भावुक विदाई दी गई। मंदिरों के साथ साथ पंडालों और घरों में विराजे बप्पा को विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में भक्त निकले। मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। विसर्जन के लिए जाते हुए भक्तों का जन सैलाब और जयकारों की गूंज अलग ही समा बांध रही थी। मुंबई के विभिन्न मंडलों से गणेश प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा निकाली गई। मुंबई पुलिस ने विसर्जन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने, भीड़ भाड़ को रोकने और निगरानी के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। वहीं पुणे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपनी पत्नी के साथ दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में दर्शन और पूजन किया। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणपति जी की विदाई में भाग लिया। हैदराबाद के खैरताबाद पंडाल में 69 फुट ऊंची गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई थी। पूरे विश्व में शांति और खुशहाली की कामना करते हुए मूर्ति का नाम विश्व शांति महाशक्ति गणपति रखा गया था। उनके विसर्जन का जुलूस भी उनकी तरह ही भव्य रहा। रामनगरी अयोध्या के गुप्तार घाट पर लोगों ने गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। राजस्थान के कोटा शहर में सूरज पोल से किशोर सागर तालाब तक 4 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी अनंत चतुर्दशी के जुलूस में शामिल हुए। इस प्रकार देश भर में गणपति बप्पा की जयकारों से माहौल भक्तिमय रहा। ब्यूरो इनपुट के साथ योगेश शीतल की रिपोर्ट, जीटी न्यूज। काठमांडू में भारत नेपाल न्यायिक संवाद का आयोजन हुआ। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने भारत नेपाल न्यायिक संवाद में न्यायपालिका की उन्नत भूमिका और न्याय क्षेत्र में सुधारों पर अपनी बात रखी। इस दौरान
सीजेआई जस्टिस BR गवई ने कहा कि न्यायपालिका न सिर्फ न्याय सुनिश्चित करता है बल्कि समानता और मानवीय गरिमा की रक्षा कर संविधान संरक्षक की भूमिका भी निभाता है। वहीं नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और नेपाल सिर्फ सीमा ही साझा नहीं करते बल्कि न्याय के क्षेत्र में पेशेवर आदान प्रदान भी दोनों देशों में होता है। The judiciary serves as a guardian and reformer, ensuring that the principles of justice, fairness, equality are upheld. By interpreting the law in light of contemporary challenges, courts can guide the evolution of governance, inspire public trust, and reinforce the idea that democracy is sustained not merely by institutions, but by the values they embody and exemplify. In this sense, the judiciary becomes both a guardian and a catalyst. बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के अपने तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। टीम रविवार को गतविजेता दक्षिण कोरिया से खिताबी भिड़ंत करेगी। मैच में भारत ने शानदार शुरुआत की और पहले क्वार्टर में ही 2 गोल दागकर 2-0 की बढ़त बना ली। पहला गोल फील्ड गोल के जरिए आया, जबकि इसके बाद दूसरा गोल पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए आया। दूसरे क्वार्टर में भारत को एक और पेनाल्टी कॉर्नर मिला और टीम ने गोल में इसे बदलते हुए बढ़त को 3-0 में बदल दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 3-0 रहा। भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन जारी रहा और टीम ने तीसरे और चौथे क्वार्टर को मिलाकर 4 और गोल करके मुकाबले को 7-0 से जीत लिया। भारतीय टीम की नज़र अब फाइनल जीतकर चौथी बार एशिया कप के खिताब को जीतने पर होगी। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस महोत्सव में 50 देशों की 291 फिल्में प्रदर्शित हो रही हैं। इस मौके पर टोरंटो में जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य ने। डायरेक्टर रमेश सिप्पी हमारे साथ हैं टोरंटो में। हम जानते हैं कि शोले की स्क्रीनिंग 50वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होने जा रही है, लेकिन ये रिस्टोर्ड 4K वर्जन में होगी। चलिए उनसे बात करते हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज में। बताइए, 50 साल शोले के हो रहे हैं, 50 साल टिफ के भी हैं, 50 साल NFDC के भी हैं, तो काफी सारी गोल्डन जुबलीज हो रही हैं इकट्ठा। कैसा लग रहा है आपको? आई फील ऑनर्ड कि आज 50 years of शोले आर बीइंग सेलिब्रेटेड, और न सिर्फ शोले के 50 साल हुए हैं, NFDC जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो अब पूरे फिल्म इंडस्ट्री को साथ जुड़कर काम करेगी और उनको फैसिलिटेट करेगी, उनका भी 50th ईयर है। एंड जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, टिफ, वो भी 50 साल, उनको भी 50 साल हुए हैं आज। सो बहुत खुश हूँ मैं। कोई वाकया आप बताना चाहें अगर व्यूअर्स को शोले से रिलेटेड? मेरी फिल्म प्लान जब की गई तो काफ़ी एक्शन और वायलेंस का मतलब ही एक्शन है। वही ड्रामा के साथ जब वायलेंस आता है, पर्सनल फीलिंग्स जब आती है, तो वो लगता है कि बड़ी ड्रामेटिक जगह बनती है जहाँ पे ड्रामा एक मकाम पर आता है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग छेड़े जाते हैं। और साथ में शोले जैसी फिल्म जो है वो सब कुछ था उसमें। 70 mm स्टीरियोफोनिक साउंड, गाने बजाने जो थे, बैकग्राउंड स्कोर था, टाइटल म्यूजिक था, हर चीज़ में। और इतने सारे जो हमारे बेस्ट एक्टर्स कहे जाएं, धर्म जी, अमित जी, हेमा जी, जया जी, संजीव कुमार, अमजद खान वगैरह, और बहुत और सारे, असरादी जी, जगदीप जी, ये सारे के सारे बढ़िया एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया। आज तक याद है
लोगों को उनका काम। रेस्टोरेशन हुआ है, अब 4K में दिखाया जाएगा। कितना मुश्किल रहा ये प्रोसेस, अगर आप बता पाएं। और हम जानते हैं कि 6 मिनट और फिल्म की ड्यूरेशन होगी यहाँ पर, तो वो कैसे हुआ? वो 6 मिनट वही हैं जो फिल्म से निकाले गए थे उस वक्त सेंसर वगैरह के उनके ऑब्जेक्शंस के चक्कर में, और वहाँ उस वक्त इमरजेंसी लगी हुई थी तो ज़्यादा हम आर्ग्यू नहीं कर पाए। मेरा इरादा तो एक अच्छी फिल्म बनाने का था। जब एक्शन हो तो अच्छा एक्शन हो, रोमांस हो तो अच्छा रोमांस हो, गाना बजाना हो तो अच्छे गाने हो, बैकग्राउंड स्कोर हो तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी जब एक आपको इनकरेज करना चाहिए ऐसी फिल्में कि और लोग भी इस तरह की फिल्में बनाएं। आप उल्टा अगर ऐसा करेंगे तो अगली फिल्म में जब बनाऊंगा तो मुझे लगेगा कि गुड फिल्म मेकिंग इज नॉट इनफ। तो जो छूट गया था 50 साल पहले, वो अब 50 साल बाद वापस आ रहा है। और कहना होगा कि शोले सिर्फ पिक्चर नहीं थी, उसने एक नया आयाम दिया हिंदी सिनेमा को। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सिप्पी जी, आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारी बातचीत रमेश सिप्पी जी के साथ, जो डायरेक्टर हैं शोले के। कैमरामैन YK लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से दूरदर्शन न्यूज के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार। से होती है